नमस्कार। इस व्याख्यान में हम आज क्लास 12 ज्योग्राफी जो इम्पोर्टेंट सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस हैं जो पिछले कुछ वर्षों के एग्जाम में आए हैं और जो आपकी बुक में अदर इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन रहेंगे डायग्राम या मैप जो सोर्स बेस्ड में आमतौर पर पूछे जाते हैं उनका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है 2024 का जो पेपर था, वर्ष 2024 में जो पेपर आया उसका कोड है 6421 या भाई दूसरे में भी या तीसरे में भी ये सोर्स बेस्ड पिक्चर यही थी। ठीक है, तीनों कोड में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन सेम ही होता है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखेंगे आपसे क्या पूछा गया। ये क्वेश्चन नंबर था 19। ठीक है, अब इसमें पूछ रहा है कि आप ये पिक्चर देख लीजिए और पिक्चर के नीचे 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका आंसर दीजिए। नंबर 1 पूछता है नेम द रेलवे लाइन इन द गिवन मैप। तो आप इसमें बताएंगे, आंसर आ जाएगा आपका ट्रांस कैनेडियन रेलवे। आंसर आ जाएगा ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन पूछता है नेम द प्लेस मार्क्ड ए एंड बी। अब देखिए ए यहाँ पर लिखा हुआ है, बी यहाँ पर लिखा हुआ। आपने इसका आंसर अपनी सीट में लिखना, मैं यहीं पर लिख देता हूँ। यहाँ पर वैंकूवर है, स्पेलिंग आप मिला लेंगे। ठीक है, वैंकूवर, और यहाँ पर है हैलिफैक्स, ये है। ठीक है, तो ये आपने देखना है। फिर नेक्स्ट तीसरा जो क्वेश्चन आएगा, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे गिवन द मैप। आपने ये मैप देखा और इसका इम्पोर्टेंस आपने अपने शब्दों में लिखना है। जैसे ये इम्पोर्टेंस क्या है, ये कनाडा के ईस्टर्न पार्ट को वेस्टर्न पार्ट से कनेक्ट कर देती है। ईस्टर्न पार्ट्स के अंदर जो मोस्ट पॉपुलेटेड एरिया है उसको वेस्टर्न पार्ट से जो रिसोर्स हैं वहाँ से कनेक्ट कर देती है। ये अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से कनेक्ट कर देती है। तो इन तीनों सेंटेंस में से आप कोई भी लिखिए, एक लिखिए, हो सकता है आप तीनों भी लिख दें, तो ये आप करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं इस वाले क्वेश्चन में हाफ एंड हाफ दिया है। यदि आपने केवल ए ही लिखा, बी छोड़ दिया तो आपको आधा अंक आएगा। आपने केवल बी लिखा, ए छोड़ दिया तो भी आपको आधा ही आएगा, यानी दोनों लिखोगे तो 1 अंक आएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को किसी दूसरे पेपर में ये किस ढंग से आया था वो दिखाता हूं। ठीक है, नेक्स्ट यही सेम डायग्राम था, 2023 में कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ, उसके पेपर जो 3 कोड आए थे उनमें से मैंने एक से ये इमेज आपके लिए रखी है। अब देखो यहाँ पर कहता है नेम द रेलवे रूट। अब सेम है क्वेश्चन, ट्रांस कैनेडियन रेलवे रूट आ जाएगा। देन कहता है नेम द स्टेशन मार्क्ड ए एंड बी। अब उसने ए यहाँ पर मेंशन किया है और बी यहाँ पर मेंशन किया है, इसलिए आपके लिए एक मैसेज ये है कि आपके बुक में जो क्वेश्चंस जो डायग्राम दिए गए हैं उनके सारे स्टेशन को ध्यान से पढ़ें। सोर्स बेस्ड में दिया जा सकता है, मैप पर भी ये क्वेश्चन आते हैं। मैप में केवल इसके टर्मिनल स्टेशन ही पूछेगा, क्योंकि वो सीबीएसई ने पहले से ही मेंशन किया है एनसीईआरटी सिलेबस में कि हम केवल इसके टर्मिनल स्टेशन पूछेंगे मैप पर। बट सोर्स बेस्ड में कहीं से भी पूछा जा सकता है। जैसे अब ए पर यहाँ पर है रजीना और यहाँ बी पर है सडबरी। यदि आपने ये दोनों लिख दिए यहाँ पर अपनी बुकलेट में तो आपको 1 अंक यहाँ पर मिलेगा। देन वही है कि इसका सिग्निफिकेंस आप बताइए, तो वो सिग्निफिकेंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार से आपने ध्यान रखना है कि आपके पेपर में ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट इसी प्रकार का ये है आपका पेपर 2024 का सेट एग्जाम में ये रहा और ये कंपार्टमेंट एग्जाम में था। तो जैसे इसमें पूछता है कि ये जो स्वेज कैनाल है, कह रहा है इन विच कंट्री हैज स्वेज कैनाल कंस्ट्रक्टेड। तो ये जो कंट्री है ये कौन सी है, तो आंसर आ जाएगा आपका इजिप्ट। हिंदी में लिखोगे तो मिस्र। ठीक है, मिस्र देश में है ये। देन पूछता है ए और बी। अब ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, तो यहाँ पर बी के स्थान पर तो स्वेज है, आपने अपनी बुक उसमें आंसर पे लिखना है। और यहाँ पर है सईद, पोर्ट सईद, और ये है पोर्ट स्वेज। देन कहता है कि डिस्क्राइब द 2 रीजन ऑफ द इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ये मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर देती है और ये यूरोप और एशिया या इंडिया के बीच में शॉर्टेस्ट रूट प्रोवाइड करती है। ठीक है, और सेफेस्ट रूट भी ये हमें उपलब्ध करा देती है।
नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए कि ये एक्चुअल में आपका सोर्स बेस्ड में बनाते कैसे हैं। ये आपकी ओरिजिनल पिक्चर है जो आपकी बुक में है। अब यहाँ पर पोर्ट सईद है, यहाँ पर पोर्ट स्वेज है, यहाँ पर गल्फ ऑफ स्वेज लिखा हुआ है। यहाँ से ये स्वेज गायब कर दिया, यहाँ से ये पोर्ट स्वेज गायब कर दिया और यहाँ से ये पोर्ट सईद हटा दिया गया। अब आपके लिए ये एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो इस प्रकार से अपनी बुक को ध्यान से पढ़ना है कि वहाँ से कुछ डाटा को इमेज के रूप में कन्वर्ट करके वहाँ से कुछ चीज़ हटा दी जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि कुछ जो अदर सोर्स बेस्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सिलेबस में, वे कौन से हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये एक पिक्चर है, कह रहा है सीपिंग कैनाल से रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहले तो आप इस सीपिंग कैनाल को पहचानिए ये कौन सी है। तो ये है पनामा। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पनामा कैनाल। ठीक है, देन कहता है कि इसके दो अंतिम स्टेशन टर्मिनल स्टेशन कौन से हैं। यानी यहाँ पर ये कोलोन है और यहाँ पर ये पनामा है। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे, ये आपने लिखने हैं। देन आपने बताना है कि ये किन दो सागरों को कनेक्ट करता है। तो इधर ये पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करता है, इधर अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करता है। तो ये अपने अपने आंसर बुकलेट पे लिखने हैं। लेकिन अगर इसको सोर्स बेस्ड में देंगे तो जो मैंने ये अभी इस पे मेंशन कर दिए हैं ये सब यहाँ से हटा दिए जाएंगे, फिर ये आपने अपने माइंड्स में याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कह रहा है कि ये देख लीजिए ट्रांस कॉन्टिनेंटल रूट से रिलेटेड है। सबसे पहले पूछता है कि इस रूट का नेम क्या है। तो ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे रूट, जो लॉन्गेस्ट रेलवे रूट है वर्ल्ड का, 9332 किलोमीटर लंबा। देन कह रहा है कि इसके अंतिम स्टेशन कौन से हैं। तो देखो अंतिम स्टेशन ईस्ट की ओर है व्लादिवोस्टोक, वेस्ट की ओर है सेंट पीटर्सबर्ग। देन कहता है कि ये रेल मार्ग किन दो महासागरों को कनेक्ट करता है। महासागर पूछा है, तो यहाँ पर है इधर पैसिफिक ओशन और यहाँ पर है अटलांटिक ओशन। ठीक है, यहाँ पर इधर अटलांटिक है, आप ये लिख सकते हैं बाल्टिक सी, बट ये बाल्टिक सी जो है अटलांटिक ओशन का ही एक पार्ट है। इधर व्लादिवोस्टोक जहाँ पर है यहाँ पैसिफिक ओशन है। तो इन दो ओशन को जोड़ता, ओशन लिखने हैं सी नहीं, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ये रेलवे रूट को पहचानो और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस का आंसर दो। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ये रेलवे रूट का नाम क्या है। तो ये है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेलवे रूट। सेकंड पूछता है कि इसके अंतिम स्टेशन यानी टर्मिनल स्टेशन, एक है सिडनी, दूसरा है पर्थ। वेस्ट में ये वेस्ट है, वेस्ट में पर्थ है, ईस्ट में सिडनी है। ठीक है, देन पूछता है कि ये किन महासागरों को कनेक्ट करता है। तो इधर जो है इधर पैसिफिक ओशन है, ठीक है, प्रशांत महासागर, और इधर है इंडियन ओशन। ठीक है, इधर इंडियन ओशन को कनेक्ट करता है ये। तो ये आपने ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंस अगर पूछ लिया जाए तीसरे क्वेश्चन में तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जैसे आपके सामने पूछता है कि ये एक इनलैंड वाटरवे के बारे में है डायग्राम। तो सबसे पहले तो आपसे ये डायग्राम पूछेगा कि ये कौन सा वाटरवे है। तो ये है राइन रिवर, ये राइन रिवर है, यूरोप में है राइन रिवर इनलैंड वाटरवे है। देन कहता है कि इसके दो अंतिम स्टेशन बताइए, टर्मिनल स्टेशन। देखो यहाँ स्विट्जरलैंड में बेसल है और यहाँ पर नॉर्थ सी के पास में रॉटरडम है नीदरलैंड में। तो ये दो इसके टर्मिनल स्टेशन है। देन कहता है कि यह किन देशों को जोड़ता है। तो देखो स्विट्जरलैंड को जोड़ता है, इसके अलावा ये लग्जमबर्ग को, इसके अलावा जर्मनी को, इसके अलावा नीदरलैंड को। देखो ये जर्मनी हो गया, ये नीदरलैंड हो गया, ये बेल्जियम, ठीक है, इधर लग्जमबर्ग और इधर आपका ये हो गया स्विट्जरलैंड। ठीक है, इन मेन कंट्रीज को ये राइन रिवर जो है कनेक्ट कर देती है अटलांटिक ओशन से। ये बहुत अंदर तक समुद्री मार्ग प्रोवाइड करा देती है। देन आप देख लीजिए ये है एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी से रिलेटेड डायग्राम, आपके पेपर में आता है ऐसे कैसे। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछता है। कह रहा है इन विच स्टेज ऑफ द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी द फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रिमेन हाई। किस स्टेज में रहेगी। तो इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट स्टेज। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देन कहता है कि विच स्टेज ऑफ द पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी इज कॉल्ड द एक्सप्लोजिव, जिसमें विस्फोटक होएगी। जब जन्म दर ऊंची रहे मृत्यु दर लो हो जाए तो वो सेकंड स्टेज में ऐसा होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। देन कह रहा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ट्रांजिशन थ्योरी इन विच स्टेज इज इंडिया करंटली।
तो इंडिया की यदि इस क्वेश्चन के आधार पर देखें तो इंडिया इस टाइम सेकंड स्टेज या उसकी सेकंड स्टेज के जो पोस्ट वाला सेकंड फेज है उसमें है कि अभी हमारी ग्रोथ रेट हाई तो है बट पहले की तुलना में काफ़ी कम हो गई है। ठीक है, यदि कनाडा, जापान और यूएसए की पूछता तो वो थर्ड स्टेज में होते। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस पूरे डायग्राम का ध्यान रखिए, आना ही आना होता है ये पेपर में किसी न किसी रूप में। देन ये एक पिक्चर है, अब इस पिक्चर से रिलेटेड भी पेपर में आता है। ये पिक्चर यूं की यूं आएगी और आपसे पूछेगा सबसे पहले तो बताओ कि ये कौन सी एग्रीकल्चर टाइप है। तो ये है कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग। ठीक है, तो विस्तृत जो वाणिज्य अनाज कृषि है वो है ये। सेकंड करा कि इसकी दो विशेषताएं बताओ। तो इसमें खेत बड़े होते हैं, मशीनों का बहुत ज़्यादा प्रयोग होता है, इसमें पर हेक्टेयर उत्पादन कम होता है। ठीक है, प्रति व्यक्ति उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि एक आदमी के पास हजारों हजारों एकड़ जमीन होती है। नेक्स्ट कहता है इस कृषि प्रणाली के दो एरिया बताओ, कहाँ कहाँ पर ये होती है। तो जो मिड लैटिट्यूड में है जैसे स्टेपीज, जैसे प्रेरीज, जैसे आपके पंपास, जैसे वेल्ड, जैसे डाउन्स, जैसे कैंटरबरी। ठीक है, रसिया वगैरह है, कनाडा, अमेरिका है, अर्जेंटीना है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उन सब में ये खेती की जाती है। तो ये इसके मेजर एरिया। नेट आपसे ये एक पिक्चर दे दी, अब पूछता है कि नंबर 1 इसमें कौन सी आर्थिक गतिविधि है। तो इसमें डेयरी है। ठीक है, डेयरी इसमें है, पशुपालन। तो अब आगे कह रहा है, अब कौन सी में भी कहे तो आप प्राइमरी भी बता सकते हैं, प्राइमरी एक्टिविटी कह लीजिए, पशुपालन इसमें किया जा रहा है। सेकेंडरी कह रहा है कि ये किन देशों में की जाती है, लेकिन अब इसमें आप देखेंगे कि ये एक साइंटिफिक तरीके से पशुपालन किया जा रहा है, डेयरी फार्मिंग है। तो ये यूरोपियन कंट्रीज के अंदर ऐसा किया जाता है, यूरोप में हो गया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हो गया। आगे कह रहा है इस आर्थिक गतिविधि की दो विशेषता, इसमें ये कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग है। तो उसकी जो फीचर्स आपने अभी तक सीखी हैं वो बता दीजिए। भी कैटल के ऊपर बहुत ध्यान दिया जाता है, मशीनों से दूध निकाला जाता है, उनका टीकाकरण कराया जाता है। इसके अलावा रेफ्रिजरेशन की सुविधा इसमें होती है, ट्रांसपोर्टेशन का बड़ा योगदान इसमें रहता है। नेक्स्ट ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ये देख लीजिए, ये पिक्चर भी आपके पेपर में आती है सोर्स बेस्ड में। कह रहा है इस चित्र में कौन सी एक्टिविटी है। तो ये है एक्टिविटी माइनिंग। ठीक है, माइनिंग है इसमें। तो आगे कह रहा कि माइनिंग, ये माइनिंग की होगी। तो इसमें कह रहा कि माइनिंग कितने टाइप्स की है। अब माइनिंग आपकी ओपन कास्ट माइनिंग हो सकती है, सॉफ्ट माइनिंग हो सकती है। तो दो तो आपको यहीं पर दिखाई दे रही, तो दोनों यहाँ से उठा के लिख दीजिए, एक अंक आपको मिल जाएगा। आगे कह रहा माइनिंग के पक्ष में और विपक्ष में एक एक तर्क दे दो, आधे आधे अंक का ये क्वेश्चन हो जाएगा। पक्ष में ये है कि हमें बहुत सारे रिसोर्स मिलते हैं, विपक्ष में ये है कि जो हम ये करते हैं सॉफ्ट माइनिंग, तो इसके अंदर खतरा रहता है आग लगने का या दब जाने का, तो इसके ड्रॉबैक भी हैं। ओपन कास्ट माइनिंग का ड्रॉबैक ये है कि हम वहाँ से रिसोर्स तो खोद ले जाते हैं लेकिन वो गड्ढे रह जाते हैं वहाँ पर, तो ज़मीन जो है वो अनइवन हो जाती है, उसके कारण से भी फ्लड वगैरह जब आती है तो वो उसमें पानी बहुत सारा भर जाता है। नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, ये आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड है। तो ये इस डायग्राम को आप अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा। नंबर 1 तो कह रहा है कि ये आर्थिक गतिविधि कौन सी है। तो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड के डायग्राम इसमें दिखाए गए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। आगे कह रहा है व्यापार के दो प्रमुख घटक कौन से होते हैं। एक इंपोर्ट होता है, एक एक्सपोर्ट। देखो यहाँ पर भी है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की कमोडिटीज यहाँ पर लिखी हुई है या उनकी वैल्यू लिखी गई। आगे कह रहा है व्यापार में किस वर्ष में गिरावट दर्ज की गई। तो ये वाला देख लीजिए, यहाँ पर जो भी व्यापार है, अब उसने ये नहीं पूछा कि इंपोर्ट में या एक्सपोर्ट में, तो दोनों को ही देख लीजिए। तो दोनों में यहाँ वाले में गिरावट है, या यहाँ पर आंकड़ों में देख लीजिए कि जिसमें गिरावट है पहले की तुलना में, तो वो आप ईयर मेंशन कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, ये इंडिया वाले पार्ट से है। इसमें भी आपसे इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा कि किस वर्ष ज़्यादा था, किस वर्ष कम हुआ, किस वर्ष में कम तुलनात्मक रूप से उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। नेक्स्ट ऐसा ही लैंड यूज से रिलेटेड ये डायग्राम बहुत बार सोर्स बेस्ड में आएगा, जिसमें नंबर 1 तो ये आप सारी कैटेगरीज पढ़ के रखिए। फिर आपने देखना है कि जैसे फॉरेस्ट का ही है, अब इसमें पूछेगा 1951 में कितना था, 2014 में कितना था। ठीक है, तो इन दोनों का जो गैप है ना, इस पे आपने खूब अध्ययन करना है।
किस किस का अंतर वो आपसे पूछेगा कि किस में ज़्यादा था, किस में कम था, किस में पहले ज़्यादा था। जैसे अब यहाँ पर है, ये पहले इसकी तुलना में घट गया, ये भी घट गया, ये भी माइनस हुआ है, ये प्लस हुआ है, ठीक है, ये भी प्लस हुआ है। तो ऐसे आप ध्यान रखेंगे, ये भी माइनस हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी पहले की तुलना में प्लस है। तो इस प्रकार से इन सारे आंकड़ों का आप ध्यान रखिए। फिर ये भी पूछ लेगा कि इनमें से सबसे ज़्यादा किस में, जैसे नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा है, इसके अलावा परमानेंट पॉस्चर जो है वो सबसे कम है। तो इस प्रकार आप इसको अध्ययन रखिए। नेक्स्ट ये क्वेश्चन, ये आपके पेपर में बहुत बार आएगा। इसमें पूछेगा यमुना रिवर से रिलेटेड, जैसे इसमें से कुछ हटा देगा फिर पेपर में अगर देंगे तो पहले से मान लो आपसे पूछ ले कि इंडिया की सबसे पोल्यूटेड रिवर कौन सी है, यमुना है। ये पूछ ले कहाँ से कहाँ तक है, दिल्ली से लेकर और यहाँ आगरा तक है, ठीक है, दिल्ली से आगरा लगभग यहाँ तक रहेगा ये, ठीक है, इधर आगरा तक। देन आपसे ये पूछ लेता है कि इस नदी के किनारे पर दो बड़े जो शहर हैं वो बता दीजिए। तो एक वाराणसी हो जाएगा, एक इलाहाबाद हो जाएगा। तो ये बता दीजिए, पटना, ठीक है, तो यहीं तक है, यही आप बताएंगे, ठीक है। इसके अलावा इसके पोल्यूशन का कारण आपसे पूछ सकता है कि यमुना में पोल्यूशन का कारण क्या है, वो है दिल्ली का सीवरेज, अनट्रीटेड वाटर। अब ये आपका डायग्राम आता है बहुत बार। तो इंदिरा गांधी कैनाल इंडिया की लॉन्गेस्ट कैनाल है, इसके बारे में पूछ लेगा कि इसका सोर्स कहाँ से है, तो हरी के बैराज है। ये पूछ ले कि किन दो नदियों का पानी इसमें आता है, तो ब्यास का और सतलुज का आता है। देन आपसे ये पूछ ले कि ये पाकिस्तान बॉर्डर से कितने किलोमीटर अंदर है, तो 40 किलोमीटर अंदर है। आपसे ये पूछ ले कि इसके फेस कितने थे, तो इसके फेस 2 थे, ठीक है, 2 फेस में इसमें डेवलपमेंट हुआ। ये पूछ ले कि किन किन राज्यों से इंदिरा गांधी कैनाल बहती है, तो पंजाब, ठीक है, पंजाब से बहती है, पंजाब हरियाणा का कुछ हिस्सा है और राजस्थान का कुछ हिस्सा है, राजस्थान में ऑलमोस्ट ये बहती। पुराना नाम पूछ ले तो राजस्थान फीडर है। ये पूछ ले कि किन किन डिस्ट्रिक्ट में इसका पानी आता है, तो गंगानगर में हो गया, इसके अलावा चूरू है, बीकानेर है, जैसलमेर है, बाड़मेर है। तो ये प्रमुख डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें इंदिरा गांधी कैनाल का पानी जाता है। आपसे ये पूछ ले कि इसका नेचुरल फ्लो किस दिशा में है, तो पानी इधर इधर बह रहा है, तो ये सब नेचुरल फ्लो है इधर, तो ये है नदी का राइट बैंक। लिफ्ट इरिगेशन पूछे तो लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में सारा लिफ्ट इरिगेशन। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी कैनाल के पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट बता दीजिए। तो पॉजिटिव ये है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एग्रीकल्चर का एरिया बढ़ा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ गई, वहाँ की उनके पास इनकम बढ़ गई। नेगेटिव इम्पैक्ट ये है कि वाटर लॉगिंग बढ़ा, इसके अलावा सॉइल सैलिनिटी बढ़ी, और वे लोग जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते थे उसकी आदत छूट गई, जिसको वो पालर पानी बोलते थे, और जहाँ पर पानी इकट्ठा करते थे उसको वो टाँका बोलते थे, तो वो हैबिट उनकी छूट गई। तो ये थे आपके प्रमुख सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो इनको आप खूब अच्छे ढंग से तैयारी करिए। मैं भी आपकी कोशिश करता रहूँगा कि आपकी तैयारी में आपकी मदद करता रहूँ। कोई आपका क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्लास में पूछिए या कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से मुझे लिखिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।